ओके। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर 2018 की देख लिए थे 15 क्वेश्चंस तक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16। 16 कहता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। यहीं से पता हो जाना चाहिए, दैट मीन्स ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ बेसिस जो नॉर्म्स होते हैं वो भी आपको देख लेने चाहिए कि कहाँ पे कितने परसेंटेज आपकी दी हुई है। तो पहला कहता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन, बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रीपे ड्यूज। दैट मीन्स एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जनरल स्टेटमेंट क्या होती है आपकी करेक्ट हो जाती है। बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है कि कोई भी लॉस हो जाए तो उस टाइम पे आपका काम आए। तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तो कितनी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है तो एक्चुअली क्या होती है, ठीक है, ये अमाउंट मतलब क्या है कि वो अमाउंट और पर्टिकुलर कितनी परसेंटेज जो अमाउंट डिसाइड की जाती है वो, और साथ ही साथ जितना भी उनका पूरा फंड होता है वो। उसके बाद है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, हर बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती है। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या है, सब आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो है आपके काम करते हैं। तो अगर उनको खुद डिसाइड करने को दे दिया जाएगा तो कोई भी ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा ना, क्योंकि जो अमाउंट आपकी जो रेशियो डिसाइड होके रह जाती है दैट इज अ रिजर्व फंड आपका जो काम करता है। जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तभी वो काम करता है। इसका मतलब इसको कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। ये क्या है, एक फैक्ट है। फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, गलत होती है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर है 17। आधार से, आधार के बारे में पूछ रखा है इसने। तो आधार से अगला एक क्वेश्चन इसका, फिर आधार के बाद एक क्वेश्चन और भी आया कि 2014 में आपके मेंस में क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपसे अब ये 2018 में पूछा गया। उसके बाद फिर से पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था कि आधार रूल्स के अनुसार जो आधार कार्ड है वो आप एज अ क्या यूज कर सकते हो, उसको डोमिसाइल यूज कर सकते हो, है ना। एक सेकेंड, अगर सी बाद में ये जो 2000 सॉरी आपका 12th क्वेश्चन ही है कि आधार को आप यूज कर सकते हो एज अ प्रूफ, और ये आधार के बारे में ही आपसे पूछा हुआ है। और ये 2014 का क्वेश्चन था जो आधार के बारे में पूछा हुआ था। 2018 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन है, भले ही वो यहाँ पे आपसे आधार के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में पूछा हुआ है, बट फिर भी क्या है कि आपकी जो ऑप्शंस या जो टॉपिक्स है वो आपकी मेंस की थीम से भी उठा लिए जाते हैं, ये ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूपीएससी के लिए ऐसा भी नहीं होता एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के यूपीएससी एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकता है सेम पेपर में, और इसके हम एग्जांपल्स पहले भी देख चुके हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर वो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सही है। फिर अगर प्रोग्रामिंग है तो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हो, और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के आईरिस भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। उसने कहा है पॉसिबल है, फिक्स नहीं है, पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपकी, ट्रू हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं देखूँ आपका क्वेश्चन नंबर, चलो यहीं से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कुछ ट्रेडिशन कुछ स्टेट। मैंने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो मुझे नहीं पता था इसका क्या आंसर होता है। तो समटाइम ऐसे होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए, बट आज आपको पता होना चाहिए कि ये आपके दोनों ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, ठीक होते हैं, ये गलत होते हैं। कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे नहीं है, ये मोस्टली वो होते हैं जो करंट अफेयर्स में चले होते हैं, तो यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखो किसके बारे में पूछा इसने, पार्लियामेंट्री कमेटी। दैट मींस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपसे, पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में यूपीएससी आपसे पूछ चुका है। जो आपकी एस्टिमेट कमेटी है उसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है। तो यूपीएससी कमेटीज के बारे में आपसे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटीज कौन कौन से मेंबर हैं, लोकसभा की कौन सी है, राज्यसभा की कौन सी है, कैसे वोटिंग राइट्स इसमें मिलते हैं, कौन इसके चेयरपर्सन चुने जाते हैं, इस तरीके से। तो देखो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटनाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन रूल्स सब रूल बाय लॉज एक्सेट्रा कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डेलीगेशन और
डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज, की प्रॉपर्ली एक्सरसाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। कौन करता है इसको? तो ऑब्वियसली बात है, देखो कमेटी ऑफ गवर्नमेंट अश्योरेंस, अश्योरेंस वाली जो चीज है यहाँ पे नहीं पूछी, यहाँ पे सिर्फ ये बताया है। अगर वैसे भी नहीं पता तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या करता है, रिपोर्ट देता है कि क्या सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो यहाँ पे अश्योरेंस जैसे कोई बात नहीं की गई है, इसको भी खत्म करो। एडवाइस वाली भी बात नहीं, वो ये भी नहीं कह रहा कि वो ये एडवाइस देगा कि क्या तुम्हें काम किस तरीके से करना चाहिए, हम तुम्हें ये एडवाइस देते हैं कि ऐसे काम पर्टिकुलर करो। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि बिजनेस किस तरीके से चलेगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी हाउस का काम कैसे चलेगा वो ये भी नहीं बता रहा। क्या वो रूल्स बना रहा है? वो रूल्स भी नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा है कि क्या एग्जीक्यूटिव प्रॉपर जो भी पार्लियामेंट ने काम दिया है, पार्लियामेंट ने उसको काम असाइन किया है, क्या वो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से दिया हो, ये वर्ड दियो ना यहाँ पे, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, कि हमें नहीं पता कि वहां पे क्या है, क्योंकि हमने मान लो नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे दिया हो ना कि कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हो या उसको डेलीगेट किया है पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट किसको डेलीगेट करेगी? पार्लियामेंट अपने से सबॉर्डिनेटिव अथॉरिटी को डेलीगेट करेगी ना, अपने से ऊपर वाले को तो वो डेलीगेट करने से रही। दैट मीन्स वो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटिव। और आपको पता है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट से ही चुन के आती है। दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है? सबॉर्डिनेटिव लेजिस्लेशन की, यानी कौन सी कमेटी होगी? कमेटी नंबर बी। अब ऐसा कर सकता है यूपीएससी की आपसे कमेटी ऑन सबॉर्डिनेटिव लेजिस्लेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो देके और आपसे नीचे आपको दे सकता है, या फिर यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होती है, रूल कमेटी क्या होती है। तो ये सबके बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा है, वुड्स डिस्पैच की बात कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सी पे जाओ। यहाँ हिस्ट्री की बात है तो ऑल ऑफ द अबव तो कभी नहीं होगा, रेयर एंड रेयर चांसेस होते हैं। कह रहा है इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। वुड डिस्पैच को आपको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है कि सभी जगह पे सभी लेवल पे उसने बात करी है। नहीं, उसने बिल्कुल ये नहीं बोला था, वुड डिस्पैच नहीं, ऑल लेवल पे बात करी है कि इंग्लिश को भी ऑल लेवल पे मीडियम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आपका आंसर खुद ब खुद आ गया 1 एंड 2। उसने क्या कहा था कि अपर लेवल पे होना चाहिए और उसके बाद वो नीचे जाए, जिसको कि वो छन छन के नीचे तक जाए शिक्षा, वो सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, अब पता होना चाहिए वुड डिस्पैच। इवन इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी और सारी भी आई हैं जो 1902 में जो कमेटी आई थी, ये सारे सब कुछ मतलब जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमेटीज आपकी बनी हैं, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि किसी ने रिकमेंडेशन दिया है आपकी यूनिवर्सिटीज लेवल पे, किसी ने रिकमेंडेशन दी है स्कूल लेवल पे। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन जो सबसे पहले आई थी, एजुकेशन के बारे में जो 1 लाख रुपए स्पेंड किया था वो कौन से एक्ट के अनुसार किया था। तो ये सारे प्रोविजन आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वेरी रिसेंटली, दैट मीन्स करंट का था। ठीक है, in which of the following countries had lack of people either suffered from the severe famine and acute malnutrition or died due to starvation caused by war or ethnic conflict? अगर नहीं पता तो फिर भी हम ये देखते हैं मोस्टली न्यूज़पेपर में जो रिपीट होते रहे हैं, वॉर से या एथनिक जो भी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनसे कौन हो रहे हैं? साउथ सूडान हो रहा है या फिर यमन हो रहा है। यही दो चीजें हैं जो बार बार आपके आती हैं। दैट मीन्स आपका सीधा सा ऑप्शन चुना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं आता, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ता है तो उसको बेसिकली ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन देखो, बिल्कुल नहीं कह रहे कि सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। ओके जी, जाते हैं 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है? ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में है। अब आपको पता होना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कब था। आपकी फंडामेंटल राइट में दिया हो तो कहाँ दिया हुआ है, DPSP में दिया हो तो कहाँ दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज है तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। फैक्ट है, मोर देन 90%। ठीक है, ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, दैट मीन्स ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इससे क्या पता चला? स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, 2 ऑप्शन ठीक है। 2 ऑप्शन क्या कहता है? एज पर द आरटी एक्ट द फॉर टीचिंग primary classes a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the national council of teacher education की। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कैंडिडेट को अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है तो उसको नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
पहला कहता है इस पर द आरटी एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड एज अ टीचर इन अ स्टेट ए पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस अ मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अभी तो इसने कहा कि अगर वो बन रहा है तो किसके लिए होना चाहिए, नेशनल। यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, स्टेट की। यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन क्या होगा, गलत है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो किसको प्रेफरेंस दोगे आप, स्टेट को प्रेफरेंस दोगे या नेशनल को प्रेफरेंस दोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप नेशनल को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है टू स्टेट सॉल्यूशन। ये भी न्यूज में मेंशन रहता है, था पहले भी आज भी है, सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लो क्या कह रहा है। 3 स्टेटमेंट है, तीनों से पता चल गया ऑल ऑफ द अबाउट, तो ठीक है ही नहीं। ओके जी, तीसरे से शुरू हो जाओ। राजस्थान के पास आयरन और माइंस हैं, बिल्कुल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, और नहीं भी है तो फिर कैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसे ठीक हो जाएंगी अगर आपको पता हो कि आंध्र प्रदेश में जो ये केजीएफ वगैरह भी बनी थी, जो माइंस वगैरह की बात हो रही है, यहाँ पे गोल्ड माइंस में पूरी पिक्चर बन चुकी है यहाँ पे इस एरिया से रिलेटेड। दैट मीन्स झारखंड और आंध्र प्रदेश में गोल्ड माइंस डू नॉट हैव गोल्ड माइन। वहाँ पे इतनी माइंस है, क्या गोल्ड नहीं मिलता होगा, मिलता होगा, नहीं पता तो फिर भी ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपके गलत। तो यहाँ से ऑलरेडी पता है कि ऑप्शन नंबर तीन ठीक है। अब बात आती है वन की। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑप्शन, कहाँ पे, नॉन कोल माइंस को ऑप्शन करने की पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो आपकी मिनरल्स होते हैं उन पे स्टेट का भी अधिकार होता है, दैट मीन्स स्टेट को उनको ऑप्शन करने की पावर होती है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बचता क्या है, सी, ठीक है। अब कौन सी है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में अगर आयरन और माइंस है तो किस तरीके का आयरन यहाँ पे मिलता है और कौन सी माइंस है उसका नाम होना चाहिए। यहाँ पे इनका नाम भी देख लो कि कौन सा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंपाइल विद द ऑब्लिगेशन ऑफ। अब यहाँ पे क्या है कि जीआई टैग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कि उसके क्वेश्चन ऑन अ रेगुलर बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं जीआई टैग से। तो चाहे वो स्टेटमेंट बेस हो, यहाँ पे उसने पूछ लिया अगर वो एक्ट आया है तो वो किसके साथ कंप्लाई करने के लिए वो एक्ट आया था, ऑब्वियसली बात है वो इससे आया, आपका WTO से आया है। अब यहाँ पे आपका IMF नहीं हो सकता आपका ऑप्शन, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि IMF का काम क्या है, पैसा वैसा देना है आपका, बिल्कुल ये लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जीआई टैग से कोई मतलब नहीं बनता, तो बचता क्या आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये बात। तो यहाँ पे आपको समटाइम ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन आता है 23। क्वेश्चन आता है 23, आपसे पूछ रहा है क्या कि फसाई एक्ट 2006 ने रिप्लेस किया था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को, ठीक है, किया होगा, किसी न किसी को रिप्लेस हुआ है तभी ये 2006 में आया है, ओके। बी कहता है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आपको पता हो कि फसाई वैसे भी कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाती है, दैट मीन्स ये हेल्थ के अंतर्गत तो आती नहीं, और फिर भी क्या है, ये फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, उसमें क्या किसी के अंडर बोला हुआ है, तो जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होती है, गलत होती है। यही हमने देखे हैं जितने भी अब तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट और बाकी ऑप्शन नंबर 2 इज योर इनकरेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ से समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो समझ में आता है कि आपको कुछ भी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सम क्वेश्चंस जो है आपके जनरल सेंस से भी सोल्व हो जाते हैं। कैसे, यहाँ से पूछा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सारे सही नहीं है, ये आपको ऑप्शन से देख के पता चलता है। तीन कह रहा है प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, वैसे ही देखा जाता है कि जब गरीबी रेखा को आप देखते हो तो आपको कहीं 2100 कहीं 2400 कैलोरीज लिखी होती हैं, और यहाँ पे बात कर रहा है वो कि उसको 1600 कैलोरी मिलनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है ये क्या है, आपका गलत है। इसका मतलब क्या है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, क्योंकि हो सकता है ना कि जब वो नॉर्मली बोल रहा है आपको 2400 होनी चाहिए, तो वो अभी क्यों बोलेगा कि 1600 होनी चाहिए, ओके। तो अब आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट। क्या है, द एल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 और अबाउ शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ ए राशन कार्ड। यही चीज आप प्रोविजन है कि सब कुछ औरतों के नाम पे हो रहा है। ए कह रहा है द फैमिली इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ BPL ओनली
आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। दैट मीन्स क्या है, फिक्स कर दिया, ये स्टेटमेंट क्या आपकी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब ये है कि कौन सा लॉन्गिट्यूड आपका दिल्ली से क्लोजेस्ट है। अब इसमें क्या है कि आपको पर्टिकुलर उसकी वो नहीं होनी चाहिए, बट समटाइम अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज है तो हो जाता है, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं करने। बट फिर भी अगर हम लगा के चले कि अगर आपका ये दिल्ली वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है, तो आपको पता होगा हैदराबाद भी बिल्कुल इधर पड़ता है, पुणे आपका इधर पड़ता है। दो चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, वो है आपका बेंगलुरु और नागपुर। यहीं पे जाएगा बेंगलुरु और नागपुर, यहीं पे आपका कंफ्यूजन जाता है सिर्फ, ठीक है, अगर वो नहीं होता तो। ठीक है, तो नागपुर भी आपका समहाउ यहाँ होता है, बेंगलुरु आपका अभी आज के टाइम पे तो पता है, ठीक है, उस टाइम पे आइडिया लगा के ये चीज़ ये क्वेश्चन कर लिया था, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उसमें आपका मैप ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट फिर भी अगर आप लोकेशन मैप की पर्टिकुलर देखते रहते हो तो ये चीज़ें आपको आइडिया लगती रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी है। क्या बोला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है। अब वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ पढ़ लो, ठीक है, सब कुछ आप नहीं पढ़ के जा सकते। आपको 20% अगर आपके पास नॉलेज है, उस 20% नॉलेज को आप मल्टीपल करके कैसे यूज कर सकते हो, यही चीज है, यही चीज आपको देखनी है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन के बारे में पूछ रहा है, देखो कहाँ पे लेबर के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है जेंडर पेरिटी एट द वर्क प्लेस, इसमें कुछ बात नहीं कर रखी लेबर की, ये भी गलत हो गया। रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइस, यहाँ पे भी लेबर की कहाँ बात है, नहीं है। अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, कहाँ पे है, नहीं है, एक ही मात्र है, चाइल्ड लेबर। ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। समटाइम बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन करने, तो हमें लगता है कि यूपीएससी इतना इजी नहीं दे सकता, बट ऐसा नहीं है। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भीम ऐप है अलाउ करती है यूजर को टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विद एन यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। और दूसरा है वाइल ए चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम पिन हैव ओनली 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर एक बात बताओ, अगर वो भीम ऐप को किसी और ऐप से क्या कहते हैं कंपेयर कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको कंपेयर करेगा तो उसके बेनिफिट होंगे तभी तो कंपेयर करेगा, अगर उसके बेनिफिट नहीं होंगे तो वो उसको कंपेयर क्यों करेगा। ओके जी। दूसरा है, अगर मान लो कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अगर आपकी चल रही है तो क्या होगा कि वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चल रही है, तो जब ज़्यादा फैक्टर से आप ऑथेंटिकेट होगे, दैट मीन्स तभी आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब इससे तो अब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि ऑथेंटिकेशन तो यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो और यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है कि हमने ये चीज़ पहले भी देखी है कि अगर कंपैरिजन वाली चीज़ें होती हैं तो मे भी हो सकता है आगे पीछे दे रखा हो, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, वैसे भी गलत हो जाती है। और ऐसा इस चीज़ को सिर्फ ये लॉजिक से समझो, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी नई ऐप आएगी, तो उसमें बहुत सारी कमियां पूरी होंगी जो कि पिछली ऐप में होंगी, ठीक है। और अगर मान लो वो आपसे पूछ रहा है 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, इसका मतलब ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस यहाँ पे कम है। पर अगर आप जैसे जैसे आपकी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं डिजिटल, जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको ऑथेंटिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होती है, गलत हो जाती है। और ये अलाउ करती है ट्रांसफर करने का, तो अलाउ करती है, दैट मीन्स इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, तो ओनली वन ऑप्शन इज योर करेक्ट। ठीक है, तो अभी 30 तक क्वेश्चन हो गए हैं, उसके बाद हम जो अगले 15 क्वेश्चन है वो उसके बाद हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।